हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत डचों के आगमन की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डचों का भारत आगमन। डच किसे कहते हैं? तो जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे वो डच कहलाते थे। पहला जो डच अभियान था, यानी कि पहली बार डच 1596 ईस्वी में कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पूर्वी जगत सुमात्रा एवं बैप्टम में आए थे। मतलब ये कि ये पहले भारत नहीं आए थे, भारत ये बाद में आएंगे। उससे पहले ये पूर्वी जगत यानी कि पूर्वी जो एरिया है उसमें सुमात्रा और बैंटम में आए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी की जो स्थापना थी वो 1602 ईस्वी में की और उसका नाम था वेरेनिग्डे ओस्ट इंडीसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था और इसकी जो स्थापना पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर थी। इनको व्यापार करने का जो अधिकार पत्र था वो 21 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ था। कंपनी का संचालन 17 सदस्यीय एक बोर्ड के द्वारा होता था और जो इनकी कंपनी थी वो सर्वप्रथम निर्मित संयुक्त पूंजी कंपनी थी, मतलब शेयरिंग करके बनाई गई थी। ये पहली कंपनी थी जो प्राइवेट लिमिटेड थी, यानी कि बहुत लोगों का शेयर इसमें लगा हुआ था। उसके बाद जो डच थे, डच काली मिर्च तथा अन्य मसालों के व्यापार के लिए इंडोनेशिया यानी कि मसाला द्वीपपुंज, इंडोनेशिया को मसाला द्वीपपुंज कहते हैं, उस पर निर्भर थे। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अंबाइना छीन लिया। आपने देखा कि पुर्तगालियों से इनकी कई बार झड़प हुई, तो उसमें 1605 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगालियों से अंबाइना छीन लिया। और 1619 में इन्होंने क्या किया, जो जकार्ता था, जकार्ता में कुछ खंडर थे, वहां पर वेटिविया नगर यानी कि एक नगर बसाया। जब खंडर कहने का मतलब यह है कि वहां पे पहले कोई शहर हुआ करता था जो कि लगभग समाप्त सा हो गया था, तो वहां पर इन्होंने बेटेविया नगर की स्थापना की। 1641 में इन्होंने मलक्का पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद 1658 ईस्वी में सिलोन की अंतिम बस्ती पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। भारत में जो इन्होंने प्रथम फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई, और लगाई किसने थी? तो वोदेर होंग ने। 1602 ईस्वी में पुर्तगालियों को पेंटम के निकट युद्ध में इन्होंने पराजित भी किया। भारत में द्वितीय फैक्ट्री इन्होंने पोत्तोपोली में लगाई थी। उसके बाद देखते हैं भारत में इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो कोठियां थी वो कौन कौन सी थी और कहां कहां पर थी। तो सबसे पहले इन्होंने मुसलीपट्टनम यानी कि 1605 में मुसलीपट्टनम में लगाई, फिर पुलिकट 1610, सूरत 1616, बिमलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, फिर बालासोर 1658 और नागापट्टनम 1659 और कोचीन 1663 में। ये इनकी टोटल फैक्ट्रियां थी जो भारत में इन्होंने स्थापित करी थी। इसके अलावा इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में डचों ने बंगाल में जो सबसे पहली कोठी थी वो 1627 ईस्वी में पीपली में खोली थी। डचों ने हुगली के निकट यानी कि चिनसुरा में अपनी कोठी 1653 ईस्वी में खोली थी और यहीं पर इन्होंने गुस्तावुस किले का निर्माण भी किया था। पूछा जा सकता है आपसे कि गुस्तावुस किले का निर्माण किसने किया था? तो डचों ने किया था। इसके अलावा क्या था, 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ये बहुत बड़ी छूट थी कि सिर्फ 3.5% वार्षिक चुंगी देते थे, एक साल में चुंगी देते थे और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूरे एरिया में व्यापार कर सकते थे। और ये अधिकार इनको मिला किससे था? तो औरंगजेब से मिला था। आगे देखते हैं, डचों ने कासिम बाजार में रेशम की चक्री यानी कि रेशम बनाने का कारखाना लगाया और जहां पर 3000 कारीगरों को इन्होंने वेतन पर रखा था, यानी कि 3000 लोगों को रोजगार दिया था। इसके अलावा बंगाल में जो इनकी अन्य कोठियां थी वो कासिम बाजार और पटना थी। इसके बाद आगे देखते हैं, मालाबार तट पर कोचीन एवं कन्नौर में इनकी दो फैक्ट्रियां थी या कोठियां थी। 1690 में इन्होंने अपना जो मुख्यालय था वो पुलिकट से नेगापट्टम चेंज कर दिया। पहले इनका मुख्यालय पुलिकट था, बाद में इसको नेगापट्टम बना दिया गया 1690 में। उसके अलावा डच क्या करते थे? डच मुख्यतः जो व्यापार करते थे वो मसालों, नील, कच्चा रेशम, वस्त्र, अफीम व शोरा का ही करते थे। उसके बाद जो डचों की व्यापारिक व्यवस्था थी वो सहकारिता यानी कि कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। जैसे आपने देखा होगा आजकल सहकारी समितियां होती हैं, तो उसी टाइप का इनका पूरा सिस्टम था, यानी कि सहकारिता सिस्टम पर इनका जो बिजनेस था वो चलता था।
इसके अलावा भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वह डचों को ही जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वस्त्रों को मतलब वस्त्र भी निर्यात करने की वस्तु हो सकते हैं, इसका श्रेय डचों को ही जाता है। डच अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा पुलिकट में ढालते थे। डचों का जो सोने का सिक्का था वो पैगोडा कहलाता था। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि डचों ने जो स्वर्ण सिक्का जारी किया था उसको क्या कहते थे, तो उसे पैगोडा कहते थे। इसके अलावा डचों द्वारा कपड़े का निर्यात भड़ोच बंदरगाह से होता था। डच फैक्ट्री के जो प्रमुख थे यानी कि जो उनका मेन हेड होता था उसे फैक्टर कहा जाता था। 1660 ईस्वी में गोलकुंडा में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने अपने साझेदारों को सर्वाधिक लाभांश दिया, यानी कि जो भी इनकी फैक्ट्री में पार्टनर थे उनको सर्वाधिक लाभांश दिया। जैसे आजकल की कंपनियां करती हैं कि अपने शेयर जारी करती हैं और उन पे कुछ प्रॉफिट देती हैं, इसी तरह से इन्होंने जो इनके पार्टनर्स थे उनको सर्वाधिक मतलब उस टाइम पे सर्वाधिक यानी कि जितनी भी और देशों की कंपनियां थी उनमें सबसे ज्यादा जो लाभांश देता था वो डचों की कंपनी ही देती थी, क्योंकि कमाते थे ये उतना। फिर 17वीं सदी में सर्वाधिक जो रेशम धागे का उत्पादन था वो भी डचों ने ही किया था। 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हो गए और अंतिम रूप से इनका पतन हो गया। यानी कि 1759 में आपको पता है धीरे धीरे जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने सभी कंपनियों को धीरे धीरे यहाँ से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया और पूरे भारत पर अपना एकाधिकार कर लिया। तो उसी में 1759 ईस्वी में इनका डचों से युद्ध हुआ जो बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसमें डच पराजित हो गए और जो अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व था वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों के लिए कई सारे युद्ध जीते, यानी कि कई सारी जगह उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में कार्य किए हैं। उसके बाद 1795 ईस्वी में डच भारत से अंतिम रूप से चले गए, यानी कि 1759 में वो हुआ और उसके बाद ये थोड़ा छोटा मोटा व्यापार वगैरह करते रहे और उसके बाद 1795 में अंतिम रूप से यहाँ से चले गए। अब इनके जो पतन के कारण थे वो क्या थे, तो इनकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो बहुत कमजोर थी। आपको पता है पुर्तगालियों की भी नौसैनिक शक्ति काफी अच्छी थी, लेकिन बाद में जब अंग्रेज आ जाते हैं तो उनकी नौसैनिक शक्ति भी उनके सामने कमजोर पड़ जाती है, तो इनकी नौसैनिक शक्ति भी उसी तरह से कमजोर थी। उसके अलावा मसाला व्यापार पर अधिक इन्होंने बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया कि मतलब और किसी चीजों का व्यापार भी हम करें और यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए। इनका जो ध्यान था पूरा सिर्फ मसाला व्यापार पर था। उसके अलावा राजनीति में हस्तक्षेप इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, मतलब ये प्योर रूप से व्यापारी ही रहे। यहाँ पे व्यापार करने आते थे, सामान खरीदते थे और अपने देश ले जाते थे, बस इतना ही करते थे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ की राजनीति में यहाँ पर अधिकार करने की ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, तो वो भी इनका एक पतन का कारण था, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा सोचा और इसलिए वो सफर जो भी उस टाइम पे जितने भी ये लोग थे कंपटीशन में उनसे आगे निकल पाए। इसके अलावा इनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी और दूसरा इनका अत्यधिक केंद्रीयकरण था। अत्यधिक केंद्रीयकरण का मतलब कि इनको पैसे लेने के अधिकार ज्यादा खुद नहीं थे, जो इनकी सरकार थी वो ही ज्यादातर पैसे लेती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में डचों का आगमन कब और कैसे हुआ, उन्होंने कहां कहां पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई और किस तरह से इनका पतन हुआ और अंतिम रूप से ये भारत से चले गए। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ और उन्होंने कहां कहां अपनी फैक्ट्रियां लगाई और किस तरह से उन्होंने एक आजाद देश को व्यापारी होते हुए भी गुलाम बना लिया। अगर आप डिटेल में इसी तरह मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।